चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वेइंग मशीन के बारे में। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन क्या होता है? तो देखो, वेइंग मशीन जो है सिंपली एक ऐसा मशीन होता है जो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। कोई ऑब्जेक्ट का अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो उसको मेजर करने के लिए जो है हम लोग वेइंग मशीन का यूज करेंगे। लेकिन जनरली नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वेट के हमारा बराबर होता है, इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली वेइंग मशीन जो है हमारा वेट भी मेजर कर सकता है। कब? जब हमारा नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होगा तब। तो जनरली वेइंग मशीन मेजर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात आया कि वेइंग मशीन जो है वेट को या नॉर्मल रिएक्शन को कैसे मेजर करता है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, ऐसे वेइंग मशीन है, ठीक है। अब ये वेइंग मशीन जो है इस पे एक लड़का जो है खड़ा है, ऐसे लड़का खड़ा है इस पे। मान लो इसका मास है m है। अब ये हमारा वेइंग मशीन हो गया। अब लड़का इस पे खड़ा है तो इसका सरफेस जो है, सरफेस, इसका सरफेस, लड़के के जो पैर का सरफेस जो है वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा नीचे की तरफ, और वही नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन जो है उस लड़के पे अप्लाई करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि लड़का का अगर हम डायग्राम बनाएं तो उस पे जो है एक ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। कौन? दिस इज अप्लाई बाई वेइंग मशीन, अप्लाई बाई वेइंग मशीन, नीचे वाला सरफेस वेइंग मशीन का सरफेस। और वही नॉर्मल जो है, वही नॉर्मल वो वेइंग मशीन पे कौन अप्लाई करेगा? लड़का का पैर का सरफेस, ठीक है ना। वही नॉर्मल रिएक्शन जो है कौन अप्लाई करेगा? लड़के का जो पैर है उसका सरफेस जो है उस वेइंग मशीन पे अप्लाई करेगा नीचे की तरफ, वही नॉर्मल है। अब लड़का का एम मास का है तो इसका वेट mg की तरफ नीचे की लगेगा। और अगर ये वेइंग मशीन जो है नॉन एक्सलरेटेड है, मतलब एक्सलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर का जो वेट होगा n और जो नीचे का वेट होगा mg, वो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। मतलब उस लड़के का जो वेट होगा वो mg के बराबर होगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जनरली वेइंग मशीन जो है वो रीडिंग जो देता है, ठीक है ना, रीडिंग जो देता है, रीडिंग वो W/G करके देता है। W/G मतलब N/G करके, G से डिवाइड करके देता है, ठीक है ना। तो बताओ कि mg जो है न्यूटन में आएगा, mg किस में आएगा? न्यूटन में। लेकिन G से डिवाइड करके देंगे तो क्या होगा समझो। n का वैल्यू क्या था हमारा? n का वैल्यू था mg अपॉन G से डिवाइड कर देंगे तो ये जो रीडिंग बनेगा वो बनेगा kgf में। क्या बनेगा? kgf में। G से G कैंसिल और हमारे पास आ गया 1 किलोग्राम फोर्स, m किलोग्राम फोर्स, रीडिंग हो गया हमारा किलोग्राम फोर्स, ठीक है। ये होता है हमारा वेइंग मशीन का रीडिंग, ठीक है ना। वेइंग मशीन का ये क्या हो गया? हमारा रीडिंग हो गया। जैसे यहाँ पर हम बता रहे, ध्यान सुनना, कि अगर n इज इक्वल टू mg हो तो अगर हम मास इज इक्वल टू 1 kg ले लें, 1 kg मास अगर 1 kg का ले लें तो मास अगर 1 kg का हो गया तो जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? नॉर्मल रिएक्शन g के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? g के। 1 kg f के बराबर होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है अगर हम 1 kg ले ले मास, सुनो, तो रीडिंग कितना होगा ये पहले हमको बताओ।
अगर मास हम 1 kg ले लें तो रीडिंग कितना होगा समझो। रीडिंग इज इक्वल टू होता है वेट इक्वल टू क्या होता है mg, वेट इक्वल टू होता है mg, n इक्वल टू mg, या इसको वेट भी बोल सकते हो। तो वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा केस में वेट बोल रहे हैं? जब ए जो है लिफ्ट ऊपर नहीं जा रहा हो, ठीक है ना, या नीचे नहीं जा रहा हो, ये वेइंग मशीन न ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो, तो वेट के बराबर होगा। तो बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन जो है mg के बराबर है, m 1 kg होगा, तो यहाँ पर 1 kg पुट करेंगे, तो m की जगह पे 1 kg इंटू g की जगह पे 9.8 न्यूटन, ठीक है ना, 9.8 न्यूटन। तो a kg कितना के बराबर हो गया? 9.8 न्यूटन के बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं kgf। क्या बोलते हैं? 1 kgf बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 kgf, ठीक है, kgf बोलते हैं। कहीं कहीं पर ये जो किलोग्राम फोर्स बोलते हैं इसको। अब यही हमारा क्या होता है? रीडिंग होता है। और ये रीडिंग कौन देता है? बेसिकली ये कौन देता है रीडिंग? तो हमारा वेइंग मशीन देता है, ठीक है ना। तो 1 kgf जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, या कहीं कहीं पर 1 kgf जो है वो 9.8 की जगह पे 10 भी लिख सकता है, 10 न्यूटन। जब g का वैल्यू 10 न्यूटन 10 यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। एक kgf जो होता है वो 10 न्यूटन के क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? अच्छा, अब मान लेते हैं कि 3 को केस मानते हैं कि अगर वेइंग मशीन जो है वो एक केस 1 कि एक लिफ्ट के अंदर रखा हो, ऐसे ये हमारा लिफ्ट है और ये लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखा हो ऐसे, ठीक है, वेइंग मशीन रखा हो, और इस वेइंग मशीन पे एक लड़का ऐसे खड़ा हो, ठीक है, m मास का है। अब ये लड़का खड़ा हो तो ये वेइंग मशीन जो है नॉन एक्सलरेटेड हो, मतलब एक्सलरेशन जीरो हो, केस 1 है, एक्सलरेशन क्या हो? जीरो हो, ठीक है, मैंने रेस्ट पर हो, ये ऊपर नहीं जा रहा हो, ऊपर नहीं जा रहा हो, और या एक्सलरेशन जीरो बोल सकते हो, या वेलोसिटी भी जीरो बोल सकते हो, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हो। उस केस में एक्सलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अगर रेस्ट पे हो या वेलोसिटी उसका कांस्टेंट हो तो इस केस में होगा क्या समझो? होगा क्या? ये वेइंग मशीन जो है, वेइंग मशीन वो कितना रीडिंग देगा? ये हमारा क्या है? लिफ्ट है। ये वेइंग मशीन कितना रीडिंग देगा? तो हम क्या बोले थे कि वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो होगा क्या कि इस लड़के के पैर पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, कौन? वेइंग मशीन। और इस लड़के का वेट है m, तो mg लगेगा नीचे की तरफ, mg। और वही नॉर्मल जो है, वही नॉर्मल वो कौन अप्लाई करेगा? वही नॉर्मल जो है इस वेइंग मशीन के सरफेस पे लड़के का पैर का सरफेस अप्लाई करेगा। और ई नॉर्मल जो है वो जनरली mg का क्या होता है? बराबर। तो n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, ठीक है। तो ई रीडिंग होगा, लेकिन ई रीडिंग जो है हम क्या बोले? जितना वेट है उतना ही है, मतलब जितना वेट है उतना ही वेट जो है इसको बताया जाएगा। वेइंग मशीन जितना वेट है उतना ही बताएगा, ठीक है, वेट के बराबर होगा। लेकिन वही मशीन का रीडिंग क्या करता है? रीडिंग जो है वो जी से डिवाइड करके देता है, डब्ल्यू बाई जी करके देता है। वाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू है एम जी के बराबर, जी से डिवाइड करेंगे तो जी, ये हो जाएगा हमारा के जी एफ में। किसमें? के जी एफ में। तो हमारा जो है एम के जी एफ के क्या हो गया? बराबर हो गया रीडिंग। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। केस 1 क्या लिए कि जो लिफ्ट जो है नॉन एक्सेलरेटेड हो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या जीरो हो तब। दूसरा केस क्या होगा? आराम से समझना। दूसरा केस होगा कि मान लो कि यही लिफ्ट है हमारा, यही लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर ऐसे वेइंग मशीन रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है वेइंग मशीन, और ए लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर वो लड़का जो है खड़ा है, ठीक है, एम मास का। अब ये हमारा क्या है? वेइंग मशीन है। अब बताओ कि रीडिंग कितना होगा? तो बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से सुनो। पहले हम लड़का का बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो लड़का के फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना है तो देखो यहाँ पे लड़का बना ले, ठीक है, ऐसे इस लड़के के पैर के सरफेस पे ऐसे जो है अप्लाई करेगा नॉर्मल रिएक्शन, कौन? दिस नॉर्मल इज अप्लाइड बाय वेइंग मशीन। और वही लड़के का सरफेस जो है उस वेइंग मशीन के सरफेस पे भी वही नॉर्मल जो है खुद फिर से अप्लाई करेगा n। और लड़के का सरफेस का ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लगेगा mg, और एक्सेलरेशन है किधर? ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं तो ऊपर का फोर्स बड़ा है, नॉर्मल बड़ा है, तभी ना जो है नॉर्मल बड़ा है तभी जो है
कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स बड़ा है किससे, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है नीचे वाला फोर्स है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स होगा एन माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, एन माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम कॉमन ले लो, जी प्लस क्या आ गया, ये आ गया, ये हो गया हमारा। इतना न्यूटन जो है वो क्या आएगा, इतना न्यूटन जो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जो वेइंग मशीन किसके ऊपर लगाएगा, उस आदमी के ऊपर लगाएगा, ठीक है ना, जो वेइंग मशीन पे खड़ा हो। और वही नॉर्मल रिएक्शन जितना आया वही नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन के वही सरफेस पे नीचे अप्लाई होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जितना आएगा उतना ही ऊपर वाला मेजर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनो, पहले जो है ये, पहले जब वो आदमी रुका हुआ था, रेस्ट पे था, ठीक है ना, रुका हुआ था या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा था ऊपर की तरफ, अगर एक्सेलरेशन 0 था तो उसको इसमें जो वेट आया था उसको W0 मान लेते हैं, W नोट, ठीक है ना, W नोट मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन सुनो ध्यान से, W नोट किसके बराबर है, mg के। लेकिन ध्यान से देखो कि जब वो लिफ्ट ऊपर जाने लगा तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वो mg के वैल्यू कितना है, W लोड इसको लिख सकते हैं, और प्लस ma। देखो इतना जो है वेट उसका इंक्रीज जैसा हो गया है, इतना वेट जो है क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसलिए लगेगा कि अगर वो ऊपर जाएगा तो जो है बाहर वाला आदमी उसको देखा तो लगेगा कि क्या हो गया है, उसका वेट बढ़ गया है, वेइंग मशीन जो है उसका वेट क्या हो गया है, बढ़ गया है, ऐसा लगेगा। क्लियर हुआ ना, कितना वेट बढ़ गया है, ma, समझ में आया ना, वेट उसका क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। ए डब्ल्यू नोट जो है वो कब है, वेट वेट व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब रेस्ट पे था तो डब्ल्यू नोट था, mg था, लेकिन ऊपर जाने की वजह से ma वेट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अगला देखो, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा मान लो कि, मान लो कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आया W नोट प्लस ma, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है मेजर तो कर लिया, लेकिन हम बताएं कि वेइंग मशीन जो है वो रीडिंग क्या देगा, तो बताया था कि रीडिंग जो होता है वो डिवाइड करके देता है जी से, तो W का वैल्यू कितना आया था, यही हमारा क्या है, W है, W का वैल्यू आया mg प्लस ma अपॉन कितना g, या उसी को लिख लिया ऊपर को g प्लस a अपॉन कितना g। बताओ कि अलग अलग डिवाइड करेंगे तो रीडिंग हमारा कितना आएगा, रीडिंग आएगा हमारा, रीडिंग आएगा R इक्वल टू एम इंटू 1 प्लस ए अपॉन जी, इतना kgf जो है हमारा क्या आएगा, रीडिंग आएगा। कब, जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड हो तब जो है इतना वेइंग मशीन जो है रीडिंग बताएगा। क्लियर हुआ ना, अच्छी बात है। अगला केस थर्ड है कि मान लो कि लिफ्ट जो है वो डाउनलोड एक्सेलरेटेड हो, नीचे की तरफ जा रहा हो, अब क्या होगा, तो ये लिफ्ट है हमारा, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, और यहाँ पर हमारा वेइंग मशीन है, ये हमारा क्या है, वेइंग मशीन, ये हमारा लिफ्ट है, और ये लिफ्ट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से, और यहाँ पर वही लड़का है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, इसका मास m है, अब नीचे की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा लड़का का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो ध्यान से सुनो, लड़का का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये लड़का है और इसके सरफेस पे ये नॉर्मल जो है अप्लाई किया ऊपर की तरफ कौन, वेइंग मशीन, और वही नॉर्मल जो है अप्लाई कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन कौन अप्लाई कर दिया, वेइंग मशीन पे, वो लड़का का सरफेस, पैर वाला सरफेस नीचे की तरफ, ठीक है। तो जितना ही नॉर्मल रिएक्शन जो है वेइंग मशीन मेजर करेगा उतना ही ऊपर की तरफ होगा, बाई एक्शन रिएक्शन पेयर, और इसका वेट जो है mg की तरफ नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि लड़का का वेट है में, और एक्सेलरेशन भी किधर है, नीचे की तरफ। अब mg बड़ा होगा इन नॉर्मल रिएक्शन से, तभी ना ये जो लिफ्ट नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर mg माइनस नॉर्मल नेट फोर्स क्या लिखेंगे कि mg माइनस नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया mg माइनस ma, नॉर्मल रिएक्शन आ गया mg माइनस ma। ध्यान से देखो कि m जो था, mg जो था वो w नोट था माइनस ma, जब लिफ्ट रेस्ट पे था, लिफ्ट जो था वो रेस्ट पे था, n w के बराबर होगा,
तो जब लिफ्ट जो है रेस्ट पे था तो वेट था W0, लेकिन जब लिफ्ट नीचे की तरफ आने लगा तो माइनस एम वेट उसका क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा लगेगा कि उसका वेट जो है क्या हो गया, जब वो सोचेगा कि उसका लगेगा कि वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है ना, उसका वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब रीडिंग जो है कितना आएगा, रीडिंग तो हम बताए थे कि रीडिंग जो होता है जी से डिवाइड करके मिलता है। तो ऊपर की तरफ है W का वैल्यू है MC माइनस MA बाई जी, तो हो जाएगा कितना, M इंटू 1 माइनस A अपॉन जी के सी एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रेटिंग। जब वो लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आएगा तो रेटिंग ए वाला होगा। समझ में आया, बोलो। तो हम क्या बताएं कि जब आदमी ऊपर जा रहा था तो उसका लग रहा था कि वेट उसको बढ़ते हुए महसूस हो रहा था, और जब आदमी नीचे आ रहा है तो उसका वेट जो है वो कैसा लग रहा है, घटते हुए महसूस हो रहा है। ठीक है, और एक और केस होता है, ठीक है ना, एक और केस होता है, समझो क्या, कि लिफ्ट के जो स्ट्रिंग था उसको कट कर दिए। ठीक है ना, तीसरा नंबर है कि अगर लिफ्ट मान लो कि फ्री फॉल करने लगे, नीचे गिरने लगे, नीचे कब गिरेगा, जब लिफ्ट का जो वायर रहेगा उसको कैंची से लाके हम कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे तो क्या होगा कि फ्री फॉल करने लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जी के। अब क्या होगा समझो, अब क्या होगा समझे, आराम से समझना, ध्यान से सुनो, आराम से चीज़ को समझना। इसका वेट है एम और ये वेइंग मशीन है। अब ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये वेइंग मशीन का सरफेस ऊपर की तरफ लाएगा ऐसे, ठीक है, और वही नॉर्मल रिएक्शन जो है वेइंग मशीन पे लड़का का जो सरफेस है वो लगा देगा। तो ऐसे होगा कहानी कुछ कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाया कौन, वेइंग मशीन, और वही नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा देगा, लड़का के पैर का सरफेस नीचे की तरफ, और mg की तरह है, वेट उसका नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी है g। ठीक है, तो अगर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं इस लड़का पे तो क्या होगा, mg माइनस एन, mg माइनस एन इक्वल टू मास इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी है, ई से ही कैंसिल हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, जीरो। अब ध्यान से देखो कि जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ तो वेइंग मशीन जो है उसका रीडिंग कितना हो जाएगा, जीरो। वेइंग मशीन रीडिंग जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा समझो, रीडिंग कितना हो गया, रीडिंग इक्वल टू होता है एन बाई जी या डब्ल्यू बाई जी, जीरो बाई जी कितना आया, जीरो, जीरो के जी। अरे वेट ही उसका मेजर नहीं कर रहा है, कौन, वेइंग मशीन। अब वेइंग मशीन ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि वेट मेजर नहीं करेगा, जब लड़का का सरफेस, लड़का जो है किसी प्रकार का नीचे नॉर्मल अप्लाई नहीं करेगा, अरे इसका वैल्यू जीरो आ गया, और उसी तरह ऊपर का वैल्यू भी जीरो आ गया। और बताओ कि ये कब जो है नॉर्मल जीरो अप्लाई करेगा, जब लड़का का पैर का सरफेस जो है वो इस वेइंग मशीन के सरफेस से क्या हो जाए, टूट जाए, टूट जाए। और जैसे ही लड़का का सरफेस जो है वेइंग मशीन के सरफेस से टूट जाएगा तो लड़का ऊपर जाकर टकराएगा लिफ्ट के साथ, क्योंकि ये जाएगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, तो लड़का जो है फ्री फॉल करने लगेगा, और साथ ही साथ ये लड़का जो है इसके सरफेस पे नहीं रहेगा, ये ऊपर जाते 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 इसके साथ टकराएगा, क्योंकि नॉर्मल जीरो हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। क्लियर हुआ ना, जब फ्री फॉल करेगा इसका मतलब हो गया फ्री फॉल, तो लड़का जो है वो वेइंग मशीन के सरफेस पे क्या नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, इसका मतलब हुआ कि मैन लीव द सरफेस ऑफ वेइंग मशीन एंड स्ट्राइक द अपर सरफेस ऑफ लिफ्ट। ठीक है ना, अपर सरफेस ऑफ लिफ्ट। अरे लिफ्ट का अपर सरफेस से क्यों टकराया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो ये जो है अपने कांटेक्ट छोड़ देगा, जाके ऊपर टकरा जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये था हमारा मोशन ऑफ वेइंग मशीन और उसका रीडिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है ना, थोड़ा सा वेइंग मशीन का जो है अच्छा सवाल करते हैं। जैसे मान लो कि पहले एक दो छोटा मोटा सवाल कर लेते हैं। देखो ये हमारा है लिफ्ट, ठीक है ना, ये हमारा लिफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, और
और यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, ऐसे, और 60 kg का है, और ऊपर की तरफ ये जो है ये जा रहा है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सवाल है फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। बस ये सवाल है कि बताओ कि रीडिंग जो है वेइंग मशीन का कितना होगा, ये बताओ। बहुत आसान सवाल है, आराम से सॉल्व करते हैं। देखो, जब लड़का जो है ऊपर जाएगा तो होगा क्या, समझो। ऊपर जाएगा तो होगा क्या, पहले लड़का का सरफेस का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो, लड़का का सरफेस का जो किसके साथ, वेइंग मशीन के साथ। तो ये लड़का का जो सरफेस है नीचे वाला, इस सरफेस जो है वेइंग मशीन के साथ टच में है, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। और इस लड़का का 60 kg का वेट है, 60 kg का, तो नीचे की तरफ 60 G का फोर्स भी लगेगा ग्रेविटी का। और साथ ही साथ वेइंग मशीन पे जितना नॉर्मल लगाया वेइंग मशीन इस लड़के के सरफेस पे, जमीन ये वाला सरफेस पे, वही जो है इसका फुट जो है वो वेइंग मशीन पे सरफेस पे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा नीचे की तरफ एन। अब बताओ कि अगर हम लड़का पे न्यूटन्स लॉ लगाएं तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना, 10। तो लिखेंगे कि नॉर्मल ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स 60G बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 60 इंटू एक्सेलरेशन इज वाट, 10। तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस 60 गुने जी का वैल्यू 10 ही यूज कर लो, बराबर 600। तो एन इक्वल टू हो गया 600 प्लस 600 1200 न्यूटन, ठीक है, 1200 न्यूटन। तो ये जो है नॉर्मल रिएक्शन आया कितना, 1200 न्यूटन। लेकिन वेइंग मशीन का रीडिंग तो हम बोले थे कि जी से डिवाइड करके मिलता है। तो वेइंग मशीन का जो रीडिंग होगा, रीडिंग वो जी से क्या करेगा, डिवाइड करके देगा, मैंने एन बाई जी देगा। एन कितना है, 1200 बाई जी का वैल्यू कितना, 10, 120 kgf। कितना आया, 120 kgf, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ठीक है। तो ऐसा सवाल तो बना ही देगा। एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने का प्रयास करते हैं। देखो, सवाल है कि यही हमारा वेइंग मशीन है, ठीक है, ठीक है ना। और ये लिफ्ट है हमारा, लिफ्ट, और इसके सरफेस पे एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, और वेइंग मशीन पे एक लड़का जो है, ठीक है ना, ऐसे खड़ा है, ठीक है। और लड़का का वेट जो है वो 20 kg का है, ठीक है, 20 kg का। और ऊपर की तरफ ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, ग्राफ के साथ वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, ये जो है दिया हुआ है ऐसे। वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है कि पहले जो है 10 सेकेंड तक इसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा 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 10 सेकेंड तक, ठीक है। अब बढ़ के इसका स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड वेलोसिटी जो है इन मीटर पर सेकेंड में है, और टाइम जो है सेकेंड में है। तो यहाँ पे सेकेंड जो है लिखना जरूरी नहीं है, कट कर दो इसको, क्योंकि टाइम तो सेकेंड में है ही, ठीक है ना, टाइम तो सेकेंड में है ही। इसलिए ये 10 सेकेंड तक उसका स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और ये वाला जो स्पीड है वो हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर स्पीड जो है उसका कांस्टेंट हो जाता है 10 सेकेंड तक। फिर स्पीड जो है उसका 20 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड तक कांस्टेंट रहता है, और फिर उसका स्पीड घटता है घटता है घटता है घटता है घटता है घटता है घटता है, और फिर जो है फाइनली स्पीड 0 हो जाता है। इसको जो है 30 सेकेंड में फिर से स्पीड उसका कितना हो जाता है, 0। तो सवाल है कि फाइंड द ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड कर दो ग्राफ बिटवीन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन वर्सेस टाइम, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन वर्सेस टाइम, ये सवाल है। ई फाइंड द, काट दो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा, आराम से समझो। पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 सेकेंड तक उसका स्पीड जो है लगातार बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है ना।
तो 10 सेकेंड में स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा स्पीड? 1 सेकेंड में स्पीड हो जाएगा कितना, बढ़ रहा है 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो है एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा कितना, दो तरीके से निकाल सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उस एक्सेलरेशन होता है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। मतलब इसका मतलब होगा कि 1 सेकेंड में हर एक 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ेगा। तो 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ना, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू कितना, 10 सेकेंड तक। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी इज 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 अपॉन टाइम 10। तो 30/10 कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तुम बोलोगे सर tan थीटा इक्वल टू v, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो भी क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो tan थीटा इक्वल टू 30/10, tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 30/10 इक्वल टू 3। यही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मतलब एक्सेलरेशन जो है कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो एक बात बताओ कि ये हमारा वेइंग मशीन, और यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है ना। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ n, वही नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन पे लगेगा, और उसका ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितना है, कितना केजी का लड़का था, 20 केजी। 20 g जो है नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। कब से कब तक, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक। तो ऊपर की तरफ है कितना, a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ कि यहाँ पे, तो पिछले सवाल जैसा इक्वेशन हो गया, नॉर्मल n माइनस कितना 20g बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन 3। तो n माइनस 20 गुने g का वैल्यू 10 बराबर 60। तो उधर जाएगा तो 200 प्लस 260, 260 न्यूटन आ गया, 260 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। तो रीडिंग कितना होगा, रीडिंग होगा 260 बाई जी, एन बाई जी होता है, तो 260/10 के जी एफ, 0 से 0 कैंसिल, 26 के जी एफ हो गया, 26 किलोग्राम फोर्स हो गया। क्लियर हुआ ना। ये हो गया हमारा 0 से 10 सेकेंड तक। उसी तरह अगर हम 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक देखें, तो यहाँ पे स्लोप कितना है, 0 है। और अगर स्लोप ही 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। देखो ना, एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ पर हम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड टू t इक्वल टू 20 सेकेंड तक अगर देखें, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। या ऐसे बोल तो स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो बताओ एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पर ये था हमारा वेइंग मशीन, ठीक है, और यहाँ पर था लड़का, ठीक है। अब वेइंग मशीन का सरफेस जो है लड़का के ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया था, और इस पे 20g का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था। अब एक्सेलरेशन कितना है, 0। मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो n इंटू 20g मतलब कितना, 20 इंटू जी का वैल्यू 10 बराबर 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। लेकिन हमको जो है रीडिंग चाहिए, रीडिंग जो है वेइंग मशीन का कितना होगा, 200/g, मतलब 200/g का वैल्यू 10 रख लो, 20 के जी है, 20 किलोग्राम फोर्स जो है वो आया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, फिर जो है, फिर पहले जो है लिफ्ट क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ी और 10 सेकंड तक बढ़ती गई, और स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकंड। फिर 10 सेकंड तक उस स्पीड जो है वही रही। अब बताओ कि ऊपर जब जाएगा तो उसका रीडिंग बढ़ेगा, और फिर कम हो जाएगा रीडिंग, वही रहेगा रीडिंग, ठीक है ना, जो पहले था, या जितना मेरे टाइम 0 था तो उतना ही रीडिंग वो भी रहेगा। और फिर जो है स्पीड घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। देखो कैसे, समझो। t इक्वल टू 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड, t इक्वल टू 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड क्या होगा, t इक्वल टू 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड में होगा क्या, कि ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है अपॉन जी का वैल्यू 10, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस बता रहा है ये, माइनस ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, निगेटिव है। एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट जो है अब नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर वाला को प्लस लिए तो नीचे वाला को माइनस लेना पड़ेगा। तो यही हमारा लड़का था, 20 केजी का बेचारा था, और इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे जो वेइंग मशीन अप्लाई किया,
और वेइंग मशीन जो है उसी वही नॉर्मल जो अप्लाई करेगा लड़के का सरफेस, और इसका ग्रेविटी का पावर 20 G नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 20G माइनस नॉर्मल, 20G माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 20 इंटू 3, मास इसका कितना था 20 kg था, तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू 200 माइनस 20 30 60, तो कितना है 140 न्यूटन, 140 न्यूटन आ गया। तो अगर हम रीडिंग का बात करते हैं तो रीडिंग तो जी से डिवाइड करके मिलता है n बाई जी करके, तो 140 बाई जी का वैल्यू 10, 14 kg है, कितना आ गया 14 kg हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमने रीडिंग निकाल ली। अब हमको रीडिंग वर्सेस टाइम का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो बहुत आसान है, रीडिंग वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लो। तो ये हो गया हमारा, बना लेते हैं, देखो ये रीडिंग हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, रीडिंग इन kgf और रीडिंग इन सेकेंड। तो देखो इसको t इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 20 सेकेंड और फिर t इक्वल टू 30 सेकेंड, इतना तक बनाना है। तो t इक्वल टू 0 से 10 सेकेंड तक रीडिंग कितना था बताओ, 0 से 10 सेकेंड तक, 0 से 10 सेकेंड तक, 0 से 10 सेकेंड तक रीडिंग कितना था 26 kgf है, 26 kgf कांस्टेंट है। तो 0 से 10 सेकेंड तक जो रीडिंग है वो कितना है 26 kgf, मतलब 26 यहाँ बना लो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, कितना है 26 kgf, ठीक है। अब देखो 10 से 20 सेकेंड तक कितना हुआ, 10 से 20 सेकेंड में क्या हुआ, 10 से 20 सेकेंड में कि उसका रीडिंग 20 kgf हो गया, 20 kgf घट गया, घट के हो गया। तो 10 से 20 सेकेंड में कितना हो गया 20 kgf हो गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे हो गया 20 kgf, कितना 10 से 20 सेकेंड, देखो ऐसे यहाँ पे ये घट के हो गया, ठीक है ना। और उसी तरह फिर जो है, फिर 20 से 30 सेकंड में क्या हुआ, घट के कितना हो गया 14 kgf, तो 20 से 30 सेकंड में हो गया 14 kgf। देखो थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बन गया, लेकिन इसको बढ़िया से सीधा सीधा बना लेना अपना अपना कॉपी में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कितना 14 kgf, बोलो क्लियर हुआ। तो ये था हमारा रीडिंग वर्सेस टाइम का ग्राफ, बोलो। चलो, तो ये था हमारा वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के और भी सवाल होते हैं, उसको तुम निपटा सकते हो। चलो नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग बैलेंस, नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। तो ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट लिखो कि स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो बेस्ड होता है स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम पे ही, स्प्रिंग सिस्टम पे ही। तो इट इज बेस्ड ऑन द स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग के सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और बेसिकली ये जो स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम होता है टेंशन मेजर करता है, इट मेजर्स टेंशन, ठीक है, इट मेजर्स टेंशन। लेकिन अगर उस स्प्रिंग के साथ कोई वेट उट लटका देते हैं तो जनरली ये वेट भी कभी कभी मेजर कर लेता है, जनरली इट मेजर्स वेट, ठीक है। लेकिन तुमको याद रखना है कि ये क्या मेजर करता है टेंशन। उसी तरह ऊपर जो है वेइंग मशीन के लिए बताएं कि वो वेट मेजर नहीं करता है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। जनरली नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, इसलिए जो है वो वेट बोल सकते हैं। लेकिन तुमको से कोई अगर पूछेगा तो उसको तुम बताना कि नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करता है। उसी तरह स्प्रिंग बैलेंस जो है क्या मेजर करता है, स्प्रिंग के अंदर टेंशन मेजर करता है, जनरली इट मेजर्स वेट। कब, जब कोई मास उस लटका रहे इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ, तब उसका वेट मेजर करेगा। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा स्प्रिंग बैलेंस को बनाते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टिफनेस कांस्टेंट वाला एक जो है
स्प्रिंग हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, और इसके साथ एक हुक लटका दिए ऐसे, ठीक है, हुक लटका दिए, एक ऐसे हुक लगा दी, दिस इज हुक। मान लो कि इसका स्टिफनेस कांस्टेंट के दिया है। अब होगा क्या समझो, होगा क्या, आराम से समझना। मान लो कि ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, ये जो है अभी नेचुरल लिंक पे है, ये हमारा क्या है, नेचुरल लिंक पे, और ए वाला जो है उसका पॉइंटर है, पॉइंटर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, और बहुत सारा लिखा सकता है, ठीक है। 1 और 2 के बीच 0.1, 0.2, 0.3, 0.10 तक, तो ऐसे जो है बहुत कुछ लिखा जा सकता है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब होगा क्या समझो, होगा क्या, होगा क्या समझो। हम क्या किए कि यहाँ पर हम एक एक इसके अंदर अभी टेंशन कितना होगा, 0 होगा, फिलहाल अभी टेंशन कितना होगा, 0। अब हम क्या किए कि यहाँ पर एक एम मास का जो है ब्लॉक लाट के रख दिए, ऐसे लटका दिए एम मास का ब्लॉक ऐसे लाके, इसके साथ एम मास के ब्लॉक लाट के लटका दिए। तो बताओ अब ये पॉइंटर वहाँ रहेगा नहीं, ये पॉइंटर जो है मान लो कि एक्स डिस्प्लेस्ड हो गया और कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, यहाँ पर आ गया। मान लो एक्स डिस्प्लेस्ड हो गया, कहाँ पर आ गया, एक्स नीचे आ गया, यहाँ से एक्स नीचे आ गया, ठीक है ना। ये जो पॉइंटर है वो शुरुआत में एक पे नहीं है, थोड़ा सा हम गलत कर लिए, थोड़ा सा, ये शुरुआत में एक पे नहीं है, 0 पर है, सॉरी, शुरुआत में ये 0 पर है, ठीक है। ऐसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बहुत सारा है। अब देखो कि अलग अलग जो है स्प्रिंग बैलेंस में अलग अलग रहता है, तो शुरुआत में 0 पर है। अब जैसे ही इसको हम एक एम मास का वेट लगा दिए, तो मान लो कि ये डिस्प्लेट हो गया, एक्स नीचे की तरफ आ गया, ठीक है ना। अब पॉइंटर जो है थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, मतलब स्प्रिंग के जो अंदर जो है एक्सटेंशन आ गया एक्स, और स्प्रिंग जो है यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। देखो अगर हम फिर से इसका अगर डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, आराम से समझना, ठीक है। यहाँ पर आ गया, देखो, ठीक है, यहाँ पर आ गया, शुरुआत में यहाँ पर था, यहाँ पर, और ये 0 वाला कंडीशन काटा था, और पॉइंटर यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना। यहाँ पर कितना डिस्प्लेस्ड हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, एक्स हो गया। अब बताओ कि एक्स हो गया, और अब जो है ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ऐसे एम मास लटकाने की वजह से, ऐसे एम मास जो है ये नीचे आया ही क्यों, पहला ये सवाल है। तो इसलिए आया क्योंकि इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ। तो बताओ कि इसको नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेगा, जैसे ही नीचे लाएगा तो टेंशन ऊपर की तरफ इसको खींचेगा, उसी तरह ये टेंशन अपनी तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, सॉरी पुल करेगा, कौन, स्प्रिंग। ये टी टेंशन से अपनी तरफ क्या करेगा, स्प्रिंग पुल करेगा, ठीक है। तो उसी तरह ये भी जो है ऊपर की तरफ पुल किया, और वो टेंशन का वैल्यू क्या होगा, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। वो टेंशन का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है ना। और वो जो टेंशन है, टेंशन वो यहाँ पर ही नहीं पुल करेगा, वो यहाँ पर भी नीचे की तरफ वही टेंशन से पुल करेगा, ठीक है। और इसका मास, मासलेस, अगर हम मासलेस स्प्रिंग मांग रहे हैं, मासलेस स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग का मास कंसिडर नहीं करना है। तो जितना टेंशन से इसको ऊपर खींचा, कौन, इस एम मास को, रस्सी जो सॉरी एम मास को ये जो है स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचा, उसी तरह इसको सीलिंग से जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है उसको भी टी टेंशन से इसकी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा नीचे की तरफ, दोनों तरफ से पुल करता है, ये बता दिए हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया है तो उसको लिख देंगे k इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। क्या लिख देंगे, k इंटू एक्स के बराबर लिख देंगे, क्लियर हुआ। ये था हमारा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अब बात आया कि मेजर कैसे करता है रेडी। तो सुनो, जैसे मान लो कि एम मास है, और एम मास लगाने से ये जो पॉइंटर था वो 1 यूनिट नीचे आ गया, चलो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 1 यूनिट आ गया। तो अगर हम यहाँ पे 2m मास लगाएंगे तो एक जो है उसके रिस्पेक्ट में डबल आएगा नीचे, 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि उसका डबल आया है, मतलब उसका वेट का डबल वेट है, क्लियर हुआ ना।
तो इस तरीके से जो है उसका हम वेट निकालते हैं। लेकिन सुनो, टी इज इक्वल टू एम जी आया तो रीडिंग कितना होगा, तो स्प्रिंग बैलेंस भी जो है रीडिंग वो क्या करता है, जी से डिवाइड करके देता है। स्प्रिंग बैलेंस भी रीडिंग जो है जी से क्या करके देता है, डिवाइड करके। तो क्या है, रीडिंग एम जी के बराबर है, टी बाई जी करके देगा वो रीडिंग। तो एम जी बाई जी करके देगा तो कितना आएगा, एम के जी एफ आएगा, एम के जी एफ। ठीक है, क्लियर हुआ ना, एम के जी एफ आएगा। यहाँ पर भी जो है 3 को हम केस ले सकते हैं। ठीक है, चलो केस लेके दिखाई देते हैं। पहला केस है कि स्प्रिंग बैलेंस जो है वो मान लो कि एक जो है यहाँ पे एक लिफ्ट के अंदर टांगा हुआ है, ऐसे लिफ्ट के अंदर ऐसे टांगा हुआ है। ठीक है ना, दिस इज लिफ्ट, और ये स्प्रिंग बैलेंस जो है लिफ्ट के अंदर टांगा हुआ है, और ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, चलो और यहाँ पर एक हुक लटका हुआ है। वही बात है, यहाँ पर होगा क्या समझो, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जैसे ही हम एक एम मास का ब्लॉक रखेंगे तो ये जो है इसका पॉइंटर जीरो से चल के कहाँ आ जाएगा, जीरो था तो चल के थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। पहले यहाँ पे था जीरो पे, अब आ गया मान लो एक्स, अब इक्विलिब्रियम पे आ गया यहाँ पर। तो इसके अंदर एक टेंशन आ जाएगा टी, पुल करेगा जो है स्प्रिंग ऊपर अपनी तरफ, और इस पर ग्रेविटी का लगेगा फोर्स एम जी। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इतना दूर का, तो इस एम जी एम पर, एम मास पे ऊपर की तरफ टेंशन है टी, ग्रेविटी का फोर्स है एम सी, और एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ ए। तो बताओ कि ऊपर का फोर्स बड़ा है, इसलिए लिखेंगे टी माइनस एम जी बराबर मास इंटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। एम जी को जो है उधर ले जाओ तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए। तो टी इज इक्वल टू एम कॉमन लेंगे तो आएगा जी प्लस ए। ये हो गया टेंशन। देखो टेंशन जो है वो स्प्रिंग के अंदर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है ना, बढ़ गया। ठीक है, अगर हम लिफ्ट के अंदर कोई स्प्रिंग बैलेंस को रख दें और ऊपर ले जाएं तो उसका रीडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखना। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। अब होगा क्या कि हम तो बोले थे कि रीडिंग जो है वो जी से डिवाइड करके मिलता है, तो टी बाई जी करके मिलेगा हमको। तो एम इंटू जी प्लस ए बाई जी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एम इंटू वन प्लस ए अपॉन जी के जी एफ आएगा। ठीक है, अब एक के जी एफ इक्वल टू बता ही दिए हैं 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन के बराबर। क्लियर हुआ ना, बोलो। उसी तरह अगर मान लो कि स्प्रिंग बैलेंस नीचे आ रहा हो ये एक्सेलरेशन से, ठीक है, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो नीचे आ रहा हो। केस 2 कि मान लो कि वो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो नीचे की तरफ आ रहा हो एक्सेलरेशन से, और यहाँ पर ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आ रहा हो। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पहले यहाँ पे था पॉइंटर, अब आ गया यहाँ पर। ठीक है, पॉइंटर जो है अब यहाँ पे नहीं है, कहाँ पर है, थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है ना, उसको डॉटेड लाइन से बता देते हैं जहाँ पहले था, पहले यहाँ पे था अब नीचे आ गया, यहाँ पर एक्स मान लो नीचे आ गया। तो मान लो यहाँ पर जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है ना, बताओ कि इसके साथ अगर एम मास लगाएंगे तो एम जी लगेगा नीचे की तरफ और टेंशन आएगा ऊपर टी। तो बताओ कि एम मास के पास टेंशन जो है किधर है, एम मास के पास, एम मास के ब्लॉक के पास या कोई ऑब्जेक्ट के पास टेंशन है, ऊपर टेंशन से खींच रहा है उसको स्प्रिंग, और इस एम मास को, और ग्रेविटी जो है इसको एम जी की तरफ खींच रहा है, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो हो जाएगा कितना, नीचे वाला फोर्स एम जी, ऊपर वाला फोर्स टी बराबर मास इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, टी इक्वल टू एम जी माइनस कितना आया है। देखो रीडिंग जो है घट जाएगा, रीडिंग क्या हो गया, घट गया, नीचे आया तो। ठीक है ना, तो जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका रीडिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए, ये होगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि रीडिंग कितना होगा तो जी से डिवाइड करके देंगे आंसर, टी बाई जी इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए अपॉन कितना, जी। तो हो जाएगा कितना, एम इंटू वन माइनस ए अपॉन जी। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा किसका रीडिंग, तो वही स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग हो गया। बोलो समझ में आया, अच्छी बात है। एक छोटा सा सवाल करते हैं,
ठीक है ना। सवाल करते हैं छोटा सा, इससे सारा जो है स्प्रिंग बैलेंस वाला कहानी क्लियर हो जाएगा। सवाल है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है, और स्प्रिंग बैलेंस सीधा ऐसे थोड़ा सा तिरछा बन गया, कोई बात नहीं। और इसके साथ एक स्प्रिंग जो है लगा हुआ है। अब इसका स्टिफनेस कांस्टेंट दिया है हमारा 100 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इसके साथ जो है एक हुक जो है लटकाया हुआ है, और इनिशियली इसका पॉइंटर जो है अभी कितना पे है, 0 पे है। कितना पे है, 0 पे। अब हुआ क्या समझना, ठीक है, समझना, ध्यान से सुनना। हुआ क्या कि a mass m is hanged by the hook of a spring balance, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसके साथ एक एम मास का हुक जो है, हुक के साथ एम मास का ब्लॉक जो है वो क्या किया गया, बांध दिया गया। समझ गया ना। स्प्रिंग जो है एंड स्प्रिंग इज इलोंगेटेड, स्प्रिंग इज इलोंगेटेड एंड पॉइंटर reaches 2 मीटर डाउनवर्ड, ठीक है। 2 मीटर डाउनवर्ड, मतलब पहले 0 पे था, अब कहाँ पर आ गया, 2 मीटर नीचे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। अब पॉइंटर जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर डाउनवर्ड, ठीक है ना, डाउनवर्ड फ्रॉम इनिशियल से जो है कहाँ पर आ गया, 2 मीटर नीचे आ गया, डाउनवर्ड। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। क्लियर हुआ ना। हमको जो है, हमको रीडिंग बताना है किसका, स्प्रिंग बैलेंस का बताना है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ठीक है ना, बताओ रीडिंग कितना होगा। चलो बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलो तो एक बात बताओ कि अगर हमको रीडिंग निकालना है तो होगा क्या, समझो। जैसे ही हम यहाँ पर एक एम मास का ऑब्जेक्ट को इसके साथ हैंग करेंगे तो ऊपर की तरफ एक तनाव आएगा, जो है इस एम मास को रखेंगे तो स्प्रिंग जो है ऊपर की तरफ इस एम मास को खींचेगी, टी से पुल करेगी, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लगेगा एम जी, ठीक है, ठीक है ना। ग्रेविटी का फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ ग्रेविटी एम जी लगेगा, और ग्रेविटी के लगने के कारण ये जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, इलोंगेट होगा, और इलोंगेट होते 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 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा ना। मान लो ये कहाँ आ गया, 2 मीटर नीचे आ गया, कहाँ आ गया, 2 मीटर नीचे आ गया, ठीक है। तो बताना है हमको कि इस का रीडिंग कितना होगा, ठीक है, समझना है ना, रीडिंग कितना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 मीटर नीचे आ गया, तो बताओ कि टेंशन जो है वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर टेंशन जो है होगा किसके बराबर, के एक्स के बराबर। बताओ कि यहाँ पे जो टेंशन होता है वो किसके बराबर होता है, के इंटू एक्स के बराबर होता है, बताया ना। टेंशन जो होता है किसके बराबर होता है, के इंटू एक्स के बराबर होता है। अब इक्विलिब्रियम पे है तो बताओ कि टेंशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम के बराबर। अब यही टेंशन जो है के इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए, बराबर एम। बताओ क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे किसके बराबर हो गया, टी के, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कि के का वैल्यू कितना दिया है, 100 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है 2 मीटर नीचे आ गया, बराबर एम नहीं पता, इंटू जी का वैल्यू कितना, जी का वैल्यू 10, तो 0 से 0 कैंसिल, और मास कितना आ गया, 20 kg आ गया। मास कितना आ गया, 20 kg आ गया। मतलब यहाँ पर 20 kg का अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 2 मीटर जो है रीडिंग नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ ना। लेकिन हमको तो आंसर रीडिंग जो होता है, रीडिंग वो केजीएफ में मिलता है। तो बताओ कि
1 kgf में 10 न्यूटन होता है, तो 20 kg में कितना होगा, 20 गुने 10 बराबर 200 kgf। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर मास कितना आया, रीडिंग कितना था, ओ सॉरी, ये तो सही है, ये 20 kgf में ना आया, अरे सॉरी, ओहो, ये तो 20 kg सही है, 20 kgf ही होगा। कैसे, देखो रीडिंग क्या होता है, बेसिकली रीडिंग होता है टी बाई जी। टी बाई जी का मतलब क्या, कि टी कितना है, तो टी तो के एक्स के बराबर ही है, अरे टी तो है वो के एक्स के तो बराबर ही है, अपन कितना जी, तो के तो था हमारा 100 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स का वैल्यू है ऊपर की तरफ 2 मीटर नीचे आया है, और बाई जी का वैल्यू 10, 0 से 0 10 दूरी 20 kg। ठीक है, तो टी बाई जी तो सही है, हम 20 फिर क्यों 10 से गुना कर दिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये जो है हमारा था स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं, वो बढ़िया सवाल थोड़ा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, सवाल क्या है हमारा, आराम से समझना है। सवाल है हमारा कि वही हमारा एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है, और ये हमारा लिफ्ट है, इसके अंदर जो है एक स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, और यहाँ पर एक हुक है ऐसे, और यहाँ पर एक वेइंग मशीन भी रखा हुआ है। और हुआ क्या है कि एक लड़का जो है, एक लड़का उसके सर को जो है उस वही स्प्रिंग बैलेंस से बांध दिया गया है, और पैर को वेइंग मशीन पर रख दिया गया है। ठीक है ना, ऐसे फिर हुआ, और हुआ क्या, समझना, हुआ क्या, इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन से चला दिया गया, ऊपर जो है ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ इसको चला दिया गया। ठीक है, और ये लड़का का वेट जो है वो कितना है, 50 kg है, और ये हमारा वेइंग मशीन है। अब सवाल है, पहले जो है सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि रीडिंग जो है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन वो हमारा दिया हुआ है 40 kg। मतलब ये जो वेइंग मशीन है वो रीडिंग कितना दे रहा है, 40 kg है, मैंने 400 न्यूटन। ठीक है, और उसी तरह रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हमारा है 20 kg। 20 kg मतलब समझ गए होंगे 200 न्यूटन। अब सवाल है, पहला सवाल क्या है समझो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। हमको लिफ्ट का एक्सेलरेशन बताओ, बढ़िया सवाल है, तो बता देंगे। पहले जो है हम सारा चीज़ जो है पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं लड़का का। ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो एक बात बताओ कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, और उसको जो है एक वेइंग मशीन पे रखा गया है। तो बताओ वेइंग मशीन पे रखा गया है, तो वेइंग मशीन का सरफेस जो है इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा ऐसे, और वही नॉर्मल जो है वही नॉर्मल वो वेइंग मशीन पे लगेगा इन। ठीक है, अच्छा, और इस लड़का को ऊपर की तरफ जो है एक स्ट्रिंग से बांधा गया है, तो उसके ऊपर एक टेंशन आएगा। ठीक है ना, स्प्रिंग से बांधा गया, स्प्रिंग बैलेंस है, तो एक टेंशन आएगा ना ऊपर की तरफ, पुल करेगा इस लड़का को ऊपर की तरफ टी से। ध्यान से देखो कि ये लड़का जो है उसका वेट भी 50 kg का है, इस लड़का के सरफेस जो है उसको ऊपर बनाया है। ठीक है ना, ऊपर बनाया थोड़ा सा, और 50 kg का तो नीचे की तरफ 50 g का फोर्स भी लगेगा 500 न्यूटन का। और बोल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है उस रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन का मैंने वेइंग मशीन का कितना है 40 kg है, 400 है, कितना है 400, तो 400 न्यूटन जो है वो वेइंग मशीन आदमी के ऊपर लगाएगा, तो वही आदमी का सरफेस जो है नीचे की तरफ 400 न्यूटन उतना ही लगेगा नीचे की तरफ। हम लड़का का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और लड़का का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ए, लिफ्ट जा रहा है ए से, तो लड़का भी जा रहा है ऊपर ए से। क्लियर हुआ ना, अच्छी बात है।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब बताओ कि यहाँ पर ऊपर का फोर्स कितना है 400 और टेंशन जो है टेंशन दिया हुआ है कितना दिया है ये 50 गुने जी बने कितना 500 और टेंशन जो है दिया हुआ है 20 kgf है ना। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है 20 kgf मैंने 200 मैंने स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो रीडिंग है वही ना टेंशन होता है वो 200 है न्यूटन। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है 400 प्लस 200 है और नीचे की तरफ 500 है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास जो है इस लड़का का कितना दिया है 50 kg। तो बहुत पहला सवाल तो बहुत आसान था। ऊपर का फोर्स है 200 प्लस 400 माइनस नीचे का फोर्स है कितना नीचे का फोर्स 500 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है कितना मास है 50 इंटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 400 200 600 600 में 500 गया तो कितना 100 बराबर 50 इंटू ए 50 दूना 100 तो ए बराबर आ गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ए बराबर आ गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ए बराबर आ गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है अब हुआ क्या सेकेंड बात वो सुनो ध्यान से सुनना। सेकेंड पार्ट है सवाल का कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड then which machine is responsible for increase the net force upward। ये सवाल है कौन सा मशीन जो है स्प्रिंग बैलेंस रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा कौन वेइंग मशीन रिस्पॉन्सिबल है अगर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ किसके लिए तो ऊपर की तरफ जो है फोर्स बढ़ जाने के लिए। अच्छा पहले ये एनालाइज करते हैं कि फोर्स बढ़ कैसे गया। समझो पहले हम एनालाइज करते हैं कि फोर्स बढ़ कैसे गया। ठीक है ना पहले सवाल समझ गया ना कि नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो बढ़िया से। देखो हुआ क्या है कि ये जो लिफ्ट है लिफ्ट ठीक है और यहाँ पर वेइंग मशीन है। ठीक है ना वेइंग मशीन ऐसे वो थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। देखो यहाँ पर वेइंग मशीन है। अब लड़का जो है इसमें खड़ा है ऐसे और यहाँ पर हमारा क्या है यहाँ पर है स्प्रिंग बैलेंस ऐसे लड़का के लटकाया हुआ है सर। अब हुआ क्या है कि इसका मास था 50 इसका मास कितना था 50 और नीचे की तरफ फोर्स कितना था नीचे का फोर्स था वेइंग मशीन जो है वो कितना लगा रहा था वेइंग मशीन जो है कितना मेजर कर रहा था वेइंग मशीन जो है ऊपर की तरफ 400 मेजर कर रहा था और लड़का का ग्रेविटी का फोर्स है 500 न्यूटन नीचे की तरफ है 500 नीचे की तरफ है 500। ठीक है ना। अच्छा पहले एक्सेलरेशन था कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर की तरफ था फोर्स कितना ऊपर की तरफ नेट फोर्स था कितना 50 kg का है ऊपर की तरफ फोर्स था 100 न्यूटन का। लेकिन ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पे कट के हम कितना कर दिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिए। तो अब 50 ये कितना हो गया 150 न्यूटन ऊपर की तरफ हो गया नेट फोर्स 150 न्यूटन। अब 100 न्यूटन से 150 न्यूटन जो है फोर्स बढ़ गया 100 न्यूटन से 150 न्यूटन फोर्स जब बढ़ गया ऊपर की तरफ तो एक बात बताओ कि ये जो 50 न्यूटन का चेंजिंग आया है वो कौन सा मशीन के कारण आया है। तुमको बताना है कि स्प्रिंग बैलेंस के कारण आया है कि वो वेइंग मशीन के कारण आया है ये तुमको बताना है। ठीक है कि स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन दोनों के कारण आया है इसका आंसर तुमको बताना है। इन है कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन अपवर्ड देन विच मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द नेट फोर्स अपवर्ड। जो स्पीड जो है नेट फोर्स ऊपर की तरफ 50 न्यूटन बढ़ा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करने से उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वेइंग मशीन रिस्पॉन्सिबल है कि स्प्रिंग बैलेंस रिस्पॉन्सिबल है कि दोनों रिस्पॉन्सिबल है ये तुमको बताना है। तो बिल्कुल बताएंगे आराम से समझो। ठीक है ना समझो आराम से। यहाँ पर हमारा था लिफ्ट। ठीक है यहाँ पे था हमारा लिफ्ट यहाँ पर था हमारा स्प्रिंग बैलेंस। अच्छी बात है स्प्रिंग बैलेंस था और सॉरी इसको थोड़ा सा हमको
यूज करना पड़ेगा ऐसे। और यहाँ पे था हमारा वेइंग मशीन और यहाँ पे था लड़का। यहाँ पे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कि जब एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किए, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किए, तो तुम एक बात बताओ कि लड़का का जो पैर का सरफेस है, पैर का सरफेस, वो अभी भी वेइंग मशीन के साथ ही है, और लड़का का जो सरफेस है, माथा का सरफेस, जो सर का सरफेस है, वो भी जो है वो वहीं पे जुड़ा हुआ है, वही जो है स्प्रिंग बैलेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो बताओ कि लड़का का सरफेस जो है वहीं के वहीं है, और उसका पैर का सरफेस जो है वो वेइंग मशीन पर भी है। तो बताओ कि अगर पैर जो सर जो है वो वहीं के वहीं है, तो बताओ कि किसी भी प्रकार का इसके अंदर एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन आया स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर? नहीं। एक्सटेंशन या एक्स का वैल्यू 0 आया, मतलब किसी भी प्रकार का टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इसका टेंशन जो है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस वो क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी भी उस जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसके सर से ही जुड़ा हुआ है। हम कहाँ बोले हैं कि ये जो वेइंग मशीन है ऊपर की तरफ गया, ये लड़का जो है ऊपर की तरफ गया, तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाता तब ना ये जो है स्प्रिंग दबता या कॉम्प्रेस्ड होता, या ये लड़का जो है बैठता नीचे की तरफ तब ना स्प्रिंग जो है थोड़ा सा इलोंगेट होता। लड़का वही खड़े के खड़े है, उसका जो जुड़ा हुआ है सरफेस है माथा का, वो भी अभी भी साथ स्प्रिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो टेंशन जो है रीडिंग के अंदर जो है, रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस का वो वही के वही रहेगा। हाँ, वेइंग मशीन जो है वो उसका रीडिंग चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ गया, और याद करो कि एक्सेलरेशन बढ़ जाता है तो वेइंग मशीन का रीडिंग क्या हो जाता है? चेंज, मतलब बढ़ जाता है उसका। क्लियर हुआ? बताओ, रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस का क्या क्यों कांस्टेंट रहा? क्योंकि अभी भी जो है वो क्या है, अभी भी आदमी का जो पैर है वो वेइंग मशीन पर ही है, और सर जो है वो किसके साथ लगा हुआ है? वो किसके साथ लगा हुआ है? स्प्रिंग बैलेंस के साथ लगा हुआ है। ठीक है, हम नहीं ये बोले हैं कि ये लड़का जो है ऊपर की तरफ चल गया, ऊपर की तरफ चल जाता तो भले ही कॉम्प्रेस हो जाता स्प्रिंग, तो रीडिंग घट जाता या बढ़ जाता, लेकिन अभी भी लड़का वहीं के वहीं है। तो भले एक्सेलरेशन चेंज किया, एक्सेलरेशन चेंज करने से क्या होगा? लड़का को ऊपर ले गए हैं? नहीं, लड़का ऊपर नहीं जाएगा तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस नहीं होगा, कॉम्प्रेस नहीं होगा तो बताओ एक्सटेंशन कितना होगा? 0। कोई रीडिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बाद में भी रीडिंग जो है उतना ही रहेगा स्प्रिंग बैलेंस का। हाँ, वेइंग मशीन का चेंज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम जो है इसको सवाल को बनाएंगे कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, बताओ। अब मान लो कि ये जो है एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, कौन? वेइंग मशीन, वेइंग मशीन। हाँ, टेंशन अभी भी वही रहेगा, टी के टी, और नॉर्मल एंडेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एंडेस। नॉर्मल कितना हो जाएगा? एंडेस हो जाएगा। इसका फोर्स 50 kg का था, एम इक्वल टू कितना था? 50 kg। तो 50 जी जो है वो नीचे की तरफ लगेगा वेट के कारण, 50 जी। ठीक है, वही एंडेस जो है वो लड़का का जो सरफेस है, पैर का सरफेस, वो अप्लाई करेगा इस पे एंडेस। क्लियर हुआ? और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी कितना था? 20 kg था, पहले भी बाद में भी। तो 20 kg था तो कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन ऊपर की तरफ। बताओ एंडेस कितना होगा? तो एंडेस कितना होगा? तो बताओ ऊपर का फोर्स कितना है? ऊपर का फोर्स है, और एक्सेलरेशन के ऊपर की तरफ है, तो ऊपर का फोर्स है 200 और प्लस एंडेस, और नीचे का फोर्स है 500, बराबर कितना? 50 इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है इसका कितना? लड़का का 50 kg, इंटू एक्सेलरेशन है 3। तो बताओ कि 200 में से 500 गया तो कितना? 300। 200 में से 500 गया तो कितना? -300। तो एंडेस -300 बराबर 50 दिए 150। तो एंडेस इक्वल टू कितना हो गया? 450 न्यूटन, 450 न्यूटन। ठीक है ना? तो वेइंग मशीन का रीडिंग जो है वो क्या हो गया? चेंज हो जाएगा। वेइंग मशीन का रीडिंग क्या हो जाएगा? चेंज। रीडिंग अगर वेइंग मशीन का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 450 बाई 10, जी से डिवाइड करके होता है 45 kg। ठीक है, कितना होगा? 45 kg होगा। पहले कितना था? पहले था 40 kg, और 5 kg क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है ना? 5 kg क्या हो गया? बढ़ गया। 5 kg इसलिए बढ़ गया क्योंकि ऊपर की तरफ नेट फोर्स 50 न्यूटन हो गया। 50 न्यूटन 5 kg के बराबर ही होता है। क्लियर हुआ ना? तो इस तरीके से जो है हम वेइंग मशीन का और स्प्रिंग बैलेंस का सवाल कर लिए। ठीक है,
तो अगले वीडियो में जो है हम लोग न्यूटन्स लॉ जो है लगाना सीखेंगे किसी ऑब्जेक्ट के सिस्टम में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।